हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 और 2 में हमने न्यूट्रिशन और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखें। तो स्टार्ट करते हैं। जो सेकेंड जो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन में दो इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं। पहला, गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब आप जब इनटेक करते हो एयर का या उसमें से हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज में इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन वो ब्रीदिंग के अंदर आ जाता है। और फिर जो आपने ऑक्सीजन यूज़ किया उस ऑक्सीजन का यूज़ करके सिंपल फूड को ब्रेक डाउन करना और उससे एनर्जी रिलीज़ करना, इसको कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और ये आपका रेस्पिरेशन में होता है। इसका उल्टा होता है एनाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो फोटोसिंथेसिस में होता है। तो जब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, तो ये एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड with help of oxygen to release energy inside the cells। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। अब उससे एनर्जी कैसे मिलती है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम देखें, जो ग्लूकोज जो डाइजेस्टेड फॉर्म फूड का है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो फाइनली ग्लूकोज के फॉर्म में डाइजेस्ट होता है और ये एब्जॉर्ब होने के बाद जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जब साइटोप्लाज्म में चला जाता है, तब इसके बाद इसके साथ क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है आपका शुगर, ये साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है। इसमें पायरुविक एसिड और 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीजन आया है उस ऑक्सीजन का के साथ इसका रिएक्शन होता है और इसमें दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस है, जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसको क्या कहा जाता है? एनएरोबिक, इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये होता कहाँ है? तो दो तरह से होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो फुल्ली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है आपका ईस्ट सेल में। जो ईस्ट के सेल्स हैं उसके अंदर होता है और इससे क्या प्रोडक्ट बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है। अगर हम कहें हमारे जो मसल सेल्स हैं, इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है। मतलब यहाँ पे पूरी तरह से एब्सेंस नहीं होता बट लैक हो जाता है। लैक क्यों होगा? जैसे कभी आप रनिंग कर रहे हो तो आपको ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई उस टाइम कम होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उसी को हम कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ये आमतौर पर हमारे ह्यूमंस के मसल्स में होता है। और ये जब होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? पायरुविक एसिड से बन जाता है लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी। और ये लैक्टिक एसिड बनने के कारण ही क्रैम्प्स आते हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह करते हो, तो उस समय आपको क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है वो लिमिटेड सप्लाई या लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है और यही लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स का मेन रीज़न होते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो तीनों का आपको साइट पता होना चाहिए और तीनों से क्या बनता है वो पता होना चाहिए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी के थ्रू निकलती है। टोटल अगर आप देखो तो 30 + 8 38 एटीपी एनर्जी इस केस में रिलीज़ होती है। तो 3 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें इथेनॉल बनता है, और ये प्रोसेस एक्चुअल में फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी कहलाता है, जो आपने क्लास
7th 8th में पढ़ा होगा, और ये किसने डिस्कवर किया था? लुई पास्चर ने। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो लुई पास्चर ने जो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन ये मसल सेल्स में होता है और इसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है, और ये क्रैम्प्स जो है वो लैक्टिक एसिड के कारण आता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें निकलती है। अब जो 2 टाइप के रेस्पिरेशन हमने देखे उसके बारे में अगर देखते हैं तो 2 टाइप के रेस्पिरेशन, एक है आपका एरोबिक, एक है एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये कहाँ होता है? मतलब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म ऑफ ईस्ट सेल। ये आप ध्यान रखना, ये होता है आपके ईस्ट सेल में। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये तो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो जो आपका ह्यूमन के मसल सेल्स में होता है वहाँ लैक्टिक एसिड, और ईस्ट में होता है वहाँ अल्कोहल। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है आपका एनारोबिक और एरोबिक में डिफरेंस। अब उसके बाद देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब आप इनहेल करते हो गैस, तो कैसे कैसे वो आगे पहुंचती है और उनमें क्या क्या, जो ब्लड तक वो कैसे पहुंचता है, ये पूरे पाथवे की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारा जो स्टार्ट होता है वो पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे ऊपर होता है आपका नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के थ्रू जो एयर है वो नेज़ल पैसेज में जाता है, और नेज़ल पैसेज से आपका आता है नेज़ल कैविटी में। अच्छा, नेज़ल कैविटी के अलावा ये जो आपका माउथ है ये भी यहीं पर लेके आता है, जो कि नेज़ल कैविटी के में ही दोबारा माउथ कैविटी से, और माउथ से भी, ये माउथ कैविटी और नेज़ल कैविटी दोनों एक कॉमन पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत बार आप सांस मुंह से भी लेते हो तो वो भी इसी फेरिंग्स और नेज़ल कैविटी से भी कहाँ आता है? इस फेरिंग्स में। तो ये कॉमन पाथ हो जाता है आपका एयर का। फिर फेरिंग्स से आता है आपका लैरिंग्स में, लैरिंग्स से आता है ट्रैकिया। ठीक है, लैरिंग्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वॉइस बॉक्स भी से हम कहते हैं। जो आपका वॉइस जनरेट होता है ह्यूमंस का, वो इस लैरिंग्स की वजह से ही होता है। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आता है आपके लंग्स में एंटर करता है, और लंग्स में होते हैं आपके ब्रोंकियाई, और फिर वो छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, और फिर एल्वियोलाई से एक्सचेंज होकर वो चला जाता है ब्लड कैपिलरीज़ में, और ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू जाता है ये हार्ट में, और फिर वहाँ से पंप होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी सेल्स तक, और सेल्स से फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जहाँ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है वो दोबारा पहुँचता है हार्ट में, वो हार्ट से दोबारा पहुँचता है लंग्स में, और लंग्स से फिर ब्लड कैपिलरीज, और ये प्रोसेस फिर उल्टा हो जाता है। ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो पहुँचता है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई, और फिर ऊपर ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स होते हुए आपका नेज़ल पैसेज और फिर नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है रेगुलर। अब ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो 2 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी उसमें होती है, एक होता है आपका इन्हेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। तो इन्हेलेशन में क्या होता है कि जो आपका चेस्ट की कैविटी है उसे हम थ्रोइक कैविटी कहते हैं, वो एक्सपैंड होता है, जो आपके रिब्स है वो ऊपर की तरफ उठते हैं, डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है, और वॉल्यूम ऑफ लंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एयर एंटर करता है। तो और जब आप एक्सहेल करते हो, जब आप बाहर निकालते हो सांस, तो उसमें जो आपकी चेस्ट कैविटी है, थ्रोइक कैविटी है, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिब्स डाउनवर्ड मूव होते हैं, डायाफ्राम डोम शेप्ड हो जाती है। अभी हम देखेंगे कैसा होता है डोम शेप्ड, और वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज़ करता है क्योंकि एयर जो है लंग से एग्जिट कर चुका है। तो ये है हमारा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल पैसेज, और यहाँ पे आपका माउथ का पैसेज, दोनों से कॉमन आता है। कॉमन लिंक कौन सा है? फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से आपका रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। अच्छा, लैरिंग्स में रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं, ये आपके ट्रैकिया में क्यों? ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि जब गैसेस का एक्सचेंज हो तो ये कोलैप्स ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पर रिंग ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। मेनली ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब एयर का प्रेशर कम हो जाए तो ये कोलैप्स ना करे, इसी वजह से जो ट्रैकिया है उसके अंदर आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये काफ़ी बार पूछा जाता है आपका।
फिर उसके बाद ये डिवाइड हो जाते हैं किस में, तो ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई ये हो गए ब्रोंकाई, और ये ब्रांचेस में जो डिवाइड होता है इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ये लगे हैं आपके, ये है आपका ब्रोंकाई, ये ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के आगे ये जो एल्वुलर क्या लगा है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं एल्वुलर सैक। और उसी के साथ एक्सचेंज होता है ब्लड कैपिलरीज़ का। तो अभी हमने पूरा पढ़ लिया कैसे वो आगे पहुंचता है। फिर ये ब्लड कैपिलरीज़ से, ये ब्लड कैपिलरीज़ में भेजता है, और फिर ब्लड कैपिलरीज़ से जाता है हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर हार्ट से पूरे बॉडी के सेल्स तक, फिर दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल से दोबारा पहुंचता है हार्ट तक, अगर हम इसको इस पाथ में दिखाएं, हार्ट तक। और फिर हार्ट से फिर ये पहुंचता है आपका एल्वुलर सैक तक, जो ब्लड कैपिलरीज है उसके थ्रू जाता है एल्वुलर सैक। फिर ये प्रोसेस उल्टा वापस चलने लगता है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में क्या होता है अगर देखें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमने पढ़ लिया। तो एक्सहेलेशन में हमने पढ़ा डायाफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है इनहेलेशन में, रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ होती हैं, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डायाफ्राम फ्लैट होना, रिब्स को अप की तरफ होना, और इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ जाना। एक्सहेलेशन में ये डोम शेप्ड इस तरह का होता है, आपका डोम शेप्ड बन जाता है, लिंक जो एयर है वो बाहर की तरफ निकलता है, इसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, रिब्स जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करते हैं, इसे होता है एक्सहेलेशन। अब अगर हम बात करें जो गैसेस का एक्सचेंज है एल्वुलाई, ब्लड और टिश्यूज़ में, वो कैसे होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कैसे पाथ जो गैस का होता है उसको आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच है, अच्छा अगर आप देखें जो हमने इनहेल किया है उसमें और एक्सहेलेशन में एयर का अगर हम इनहेल करते हैं तो उसमें एयर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आपकी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और मेनली जिसका हमको काम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और एक्सहेलेशन में भी मेनली यही 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर देखें जो आपका इन कर रहा है, इनहेलेशन में नाइट्रोजन होता है 78%, एक्सहेलेशन में भी नाइट्रोजन होता है 78%, क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। फ़र्क आ जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि हम ऑक्सीजन जो है वो लगभग 21% होता है, और कार्बन जो है हमारा एयर में 0.04% होता है। लेकिन जो एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल में हमारा ऑक्सीजन हो जाता है 17%, तो 4% की कमी हो जाती है, और ये जो 4% है ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा चेंज आता है कार्बन के कंसंट्रेशन में, और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में भी चेंज आता है। तो ये एक्सहेलेशन वाले एयर में जो आप बाहर निकालते हो उसमें ये कंसंट्रेशन होती है इन गैसेस की, और ये इनहेलेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। तो उसके बाद हम देखें जो रिच इन ऑक्सीजन है, मतलब 21% ऑक्सीजन जो जिस एयर में है वो एल्वुलाई से होते हुए जाता है ब्लड में, और किसके, ब्लड वेसल्स के थ्रू, और वो ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है आपका जो ब्लड के अंदर होता है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसी कारण से हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। तो ये ध्यान रखना आप, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। और ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन इसी के साथ बाइंड होता है, और ऑक्सीजन बाइंड होकर बना लेता है HbO2, हीमोग्लोबिन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जाता है, टिश्यूज़ में, और फिर वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और CO2 प्रोडक्शन होता है। तो ये तो जो इनहेलेशन में कैसे कैसे गैस पहुँचती है कहाँ तक, टिश्यू तक। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू में प्रोडक्शन होने के बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह से पाथ होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से पहुँचता है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किसी पिगमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है आसानी से। कोल्ड ड्रिंक्स में भी तो डिज़ोल्व हो जाता है, आप देखा होगा आपने। फिर उसके बाद ये पहुंचता है आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू एल्वुलर सैक में, जो एल्वुलाई है वहाँ पहुंचता है, और फिर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकलता है उसके अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है वो 4%, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन की नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है वो 4%, ऑक्सीजन का परसेंटेज 7%, नाइट्रोजन 78%। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म है, मतलब जो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज़म है, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लगभग 21% होता है। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी कम होता है। और परसेंटेज में बात करें तो लगभग वो 1% के आसपास उसमें डिज़ोल्व होता है ऑक्सीजन। तो
इसी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, तो उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्टर होता है और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट स्लोअर होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव slower breathing rate than aquatic organism. Why? Because aquatic organism use dissolved oxygen which is nearly 1% and terrestrial organism uses atmospheric oxygen which is nearly 21%. So that's why the breathing rate of terrestrial is slower and aquatic organism is faster. अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है सिंपलर होता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के लिए। इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है मेनली, और किसके थ्रू होता है? एक स्टोमेटा के थ्रू जो लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होता है, स्टेम्स के लेंटिकल्स में, और जो रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट में जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है उसे हम कहते हैं रूट हेयर्स। तो इसके थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये जो है रेस्पिरेशन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है। रेस्पिरेशन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है प्लांट्स में, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और जो कार्बोहाइड्रेट बना है उसका इस्तेमाल होता है C6H12O6, और इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो दिन के समय जो ड्यूरिंग डे टाइम इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूसेज हो जाता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रात के समय, और इसी वजह से दिन के समय प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज़ करती है, लेकिन रात के समय ये वाला प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और ये फोटोसिंथेसिस रात के समय नहीं होता है। इसलिए रात के समय प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा रिलीज़ करती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, रात के समय पौधों के नीचे इसलिए भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करती है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उस टाइम बंद हो चुका होता है। तो ये था आपका जनरल रेस्पिरेशन से रिलेटेड। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। तो 2025 का जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, 2025 का साइंस का एग्ज़ाम जो इस बार कंप्लीट हुआ है, उसमें एक ये क्वेश्चन आपका एसर्शन और रीजनिंग में आया था 1 नंबर में। अगर देखें क्वेश्चन क्या था कि इन लार्ज एनिमल्स ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल्स बॉडी ईजिली। रीज़न, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड कैरी इट टू बॉडी टिश्यूज़। तो ये बिल्कुल सही है, इजीली पहुंच जाता है क्योंकि पूरा मैकेनिज़्म बहुत सारे ब्लड वेसल्स के थ्रू ये जाता है। और क्यों पहुंच पाता है? क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को एयर से लेके और बॉडी टिश्यू तक कैरी करता है। तो ये दोनों सही है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड बोथ आर करेक्ट एंड इट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये आप इजीली कर सकते हो। तो ये एक ही क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से। अब देख, तो ये पूरा रेस्पिरेशन का टॉपिक हमने कवर कर लिया। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और वीडियो कैसी लगे वो भी आप बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखो कि आपको किस टाइम पे क्लासेस चाहिए। मॉर्निंग में 10 AM पे और इवनिंग 6 PM पे, दोनों में से किस टाइम पे रेगुलर वीडियोस आपको चाहिए, तो वो टाइमिंग हम सेट कर देंगे और उसी पे रेगुलर वीडियोस आपको मिलते ही रहेंगी। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।